आधी रकम कराची वाले सेठ को पहुंच जाएगी और वहां से वसूल कर ली जाएगी। मैंने करौंडिया से कहा कि मुझे लीडर लाहौर वापस पहुंचकर उस फेरे के 10,000 रुपये देगा, मगर मैं चाहता हूं कि आधी रकम मुझे इंडिया में अदा कर दी जाए ताकि मैं यहां से अपनी मर्जी की कुछ चीज़ें खरीद कर साथ ले जा सकूं। करौंडिया ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। यहाँ से क्या खरीदोगे? यहाँ खरीदने को क्या है? इलायचियाँ ही हैं, वो मैं अगले हफ्ते यहाँ से स्मगल करवा रहा हूँ। मैं अपनी भाभी और बहन के लिए 2-4 कीमती बनारसी साड़ियाँ खरीद कर ले जाना चाहता हूँ, मैंने कहा। करौंडिया ने सरजनिश के अंदाज में कहा, तुम नए नए इस काम में पड़े हो, ये ख्याल दिमाग से निकाल दो। क्या तुम अपने साथ हमें भी पकड़वाना चाहते हो? खामोशी से परसों रात वापस सरहद पार कर जाओ, अगले फेरे पर आओगे तो देखा जाएगा। चलो अब वापस होटल चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। हम वापस चल दिए। मैं अब तेजी से एक नए मंसूबे पर गौर करने लगा था। मैं अपना हक उस बदमाश स्मगलर के पास छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वैसे भी मुझे रुपयों की कदम पर ज़रूरत थी और इस वक्त मेरी जेब में वाकई एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। होटल पहुंचकर हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। खाना क्या था? बस वही दाल सब्जी और छोटी छोटी चपातियाँ थीं। उस पर पाबंदी ये लगा दी गई थी कि मुसलमानों की तरह खाना ना खाऊं, हिंदुओं की तरह खाऊं और भूखा रहूं। खाने के बाद मैंने करौंडिया से कहा कि मैं इंडियन फिल्म देखना चाहता हूं। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, पाऊ, तुम यहाँ स्मगलिंग का फेरा लगाने आए हो और ये तुम्हारा पहला फेरा है। अनाड़ी हो, अभी कच्चे हो, किसी को शक हो गया तो अपने साथ मुझे भी मरवा दोगे। जाओ ऊपर जाकर खामोशी से सो जाओ। मेरा टारगेट अब ये करौंडिया स्मगलर ही था। मैं माज रात के 12 बजे जाने के लिए सिनेमा जाना चाहता था, क्योंकि करौंडिया ने मुझे बताया था कि वो रात 12 बजे होटल बंद कर देता है। सिनेमा जाने की इजाज़त न मिलने पर मैंने अमृतसर शहर की सैर करने की इजाज़त चाही, मगर वो मुझे अकेला होटल से बाहर कदम रखने की भी इजाज़त नहीं दे रहा था। मैंने बेहतर यही समझा कि चुपके से कमरे में जाकर लेट जाऊं। चुनांचे मैंने ऐसा ही किया। मैं गर्दन तक लहाफ फोड़े पलंग पर लेटा हुआ था कि करौंडिया एक आदमी को लेकर कमरे में आया। नौवार्द ने भी हिंदुआना लिबास पहन रखा था और माथे पर तलक लगा था। मैं जाग रहा था। करौंडिया ने नौवार्द का चेहरा दिखाते हुए कहा, शाहबू, ये बाऊ है, इसे परसों रात बॉर्डर क्रॉस कराना होगा। शाहबू ने झुककर मुझे गौर से देखा और बोला, बाऊ जी, कभी पहले बॉर्डर क्रॉस किया है? करौंडिया कहने लगा, ओए नहीं यार, ये इसका पहला फेरा है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा। आओ मेरे साथ। वो दोनों कमरे से निकल गए। उस वक्त रात के 9 बजे थे। कमरे में पुरानी तर्ज की सिंगार मेज पर एक टाइम पीस रखा था। मैं उसकी सेकेंड की सुई को आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते देखता रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था। जब घड़ी ने 10 बजाए तो मैं पलंग से उठा और कंबल ओढ़कर नीचे आ गया। करौंडिया काउंटर पर बैठा रजिस्टर पर हिसाब किताब लिख रहा था। 2-3 गाहक बैठे चाय पी रहे थे, उनमें एक सिख पाऊ भी था। मैं एक खाली मेज पर जाकर बैठ गया। करौंडिया ने मुझे घूर कर देखा, फिर नौकर से कहा, ओए तोता राम को चाय दो। हिंदू मुलाजिम ने चाय की प्याली मेरे सामने लाकर रख दी। मैं एक खास निगाह से काउंटर का जायजा ले रहा था। मैं एक निहायत अहम मौके की तलाश में था जो मुझे नहीं मिल रहा था, मगर खुशकिस्मती से सिख सिपाही ने उठते हुए कहा, परशुतु, मेरे साथ चलकर हंसी लाल को कहो कि सवेरे मामला कर दे, नहीं तो उसकी खैर नहीं। करौंडिया ने सिख सिपाही की तरफ देखा और बोला, महाराज, वो इतबार प्रिय आदमी है, तुम फिक्र न करो। परशुतु, मेरे सामने चलकर बात करो। करौंडिया ने मेरी तरफ देखकर इशारे से बुलाया। मैं चाय की प्याली उठाए उसके पास चला गया। उसने चूंकि वहां मुझे गूंगा मशहूर कर रखा था, इसलिए इशारों से समझाया कि कुछ देर के लिए काउंटर संभालो, मैं अभी आता हूँ। मैं काउंटर के पीछे रखी गद्दीदार ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। करौंडिया सिख सिपाही के साथ चला गया। मैंने गहरी निगाह से इर्द गिर्द देखा। 2 गाहक कोने वाली मेज पर बैठे चाय पीते हुए बातों में मसरूफ थे। होटल का एक मुलाजिम कोने वाले नलके पर गर्म पानी से प्याले और कांसी की थालियां धो रहा था। मैंने आहिस्ता से काउंटर के नीचे वाली दराज खोली। उसमें एक चाकू, पेंसिल, कागज और एक कापी पड़ी थी।
میں نے مزید نیچے والی دراز کھولی تو میرے جسم میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس دراز میں پیچھے کی طرف نوٹوں کی ایک گڈی رکھی ہوئی تھی۔ یہ 100 کے بھارتی نوٹ تھے۔ میں کاؤنٹر پر کمبل ڈال کر چھپ گیا۔ نیچے ہاتھ ڈال کر میں نے نوٹوں کی گڈی نکال لی اور اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لی۔ اب میں وہاں سے جتنی جلدی ہو سکے فرار ہو جانا چاہتا تھا۔ کرونڈیا کسی وقت بھی آ سکتا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور کاؤنٹر کے سامنے ٹہلنے لگا۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا اور سکون سے ٹہلتا ہوا ہوٹل کی ریڑھی سے اتر کر بازار میں آ گیا۔ میں یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے میں سامنے والی دکان پر پان کھانے جا رہا ہوں۔ سردی کی وجہ سے بازار خالی تھا۔ پان والے ہندو کی دکان کھلی ہوئی تھی۔ 2-3 گاہک کھڑے تھے۔ جدھر کرونڈیا گیا تھا میں الٹے رخ رام باغ والے چوک کی طرف چل دیا۔ چند قدم آہستہ آہستہ چلنے کے بعد میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور رام باغ کے چوراہے میں پہنچ گیا۔ دائیں جانب رام باغ کا پولیس اسٹیشن تھا جس کے باہر ایک سکھ سپاہی رائفل تھا میں پہرا دے رہا تھا۔ میں خاموشی اور بے نیازی سے گزر کر گرجا گھر کے گندے نالے پر پہنچ گیا۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا میں گندے نالے کے پہلو سے ہو کر جی ٹی روڈ پر آ گیا۔ یہاں دکانیں بند تھیں۔ سڑک پر سے کبھی کبھی کوئی مسافر بس یا سائیکل رکشہ گزر جاتا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ کسی بھی وقت کرونڈیا میری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا اور وہ مجھے ہلاک کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ میں امرتسر شہر کے جغرافیے سے واقف تھا اور اس شہر میں 2 بار آوارہ گردی کر چکا تھا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے کی بجائے جی ٹی روڈ پر چلنا شروع کر دیا۔ سڑک پر کافی فاصلے سے بتیاں روشن تھیں اور ٹھنڈ اور دھند کی وجہ سے ان کی روشنی زیادہ دور تک نہیں جا رہی تھی۔ رام تلائی والی پاؤلی پیچھے رہ گئی۔ اب مجھے ایک بہت بڑا خطرہ درپیش تھا۔ رات کو گشت کرنے والے سپاہیوں کا کوئی بھی دستہ مجھے مل سکتا تھا۔ میری جیب میں 100 کے بھارتی نوٹوں کی گڈی تھی۔ سپاہی مجھے پکڑ کر تھانے لے جا سکتے تھے یا پھر مجھے اس رقم سے محروم بھی کر سکتے تھے جس کی مجھے اشد ضرورت تھی۔ میری بائیں جانب ایک میدان تھا۔ یہاں کبھی بیساکھی کا میلہ لگا کرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس میدان کے آگے جا کر دلی کی طرف جاتی ریلوے لائن آ جاتی ہے۔ میدان میں گھاس قہر کی وجہ سے گیلی تھی۔ اندھیرا میرے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ یہ اندھیرا مجھے تحفظ دے رہا تھا۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ ریلوے لائن آ گئی۔ میں پتھروں کی ڈال پر چڑھ کر ریلوے لائن کی دوسری طرف اتر گیا۔ ذرا آگے جا کر ایک ریلوے لائن بٹالہ ہوشیار پور کی طرف مڑ جاتی تھی۔ یہی ریلوے لائن تھی جو سیدھی پٹھان کوٹ جاتی تھی۔ میں پیدل پٹھان کوٹ نہیں جا سکتا تھا، تاہم سب سے پہلے قریبی ریلوے اسٹیشن پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ پٹھان کوٹ کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلا ریلوے اسٹیشن بٹالہ آتا ہے۔ بٹالہ کے جامع پاکستان سے پہلے مسلمانوں کا بہت بڑا اور سنتی قصبہ تھا۔ پاکستان بنا تو اس قصبے کے مسلمان یا تو شہید کر دیے گئے اور یا اپنی جانیں بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گئے۔ اب یہاں زیادہ تر سکھوں کی آبادی تھی اور وہ لوہے کا کام کرتے تھے۔ جب میں قیام پاکستان کے بعد ویزا لے کر دوسری بار امرتسر آیا تھا تو بٹالہ کی بھی سیر کی تھی۔ یہاں ایک مسجد میں میری ملاقات ایک کشمیری مولوی صاحب سے ہوئی تھی جن کا نام احد جو تھا۔ وہ بٹالہ میں محنت مزدوری کرنے والے سری نگر سے آئے ہوئے کشمیری مسلمان مزدوروں کو درس قرآن دیتے تھے۔ میں ان کے پاس جانے کا خیال لے کر ریلوے لائن کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں ریلوے لائن سے اتر کر چل رہا تھا۔ چلنے کی وجہ سے سردی کا احساس کم ہو گیا تھا۔ دھند میں 15-20 قدموں کے فاصلے کی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ سرد رات کے اندھیرے میں کہیں کہیں کچے مکان دھندلے نظر آ جاتے تھے۔ ایک بیل گاڑی جس پر چارہ لدا ہوا تھا ریلوے لائن کے قریب کھیت کے کنارے کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک کتا بھونکنے لگا۔ وہ بیل گاڑی کے نیچے سو رہا تھا کہ میری بو پا کر ہوشیار ہو گیا۔ میں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کتا کچھ دیر بھونکنے کے بعد واپس جا کر سو گیا۔ میری کلائی پر گھڑی بندھی تھی جس کی سوئیاں دھندلی چمک رہی تھیں۔ رات کے 11 بجنے والے تھے۔ کرونڈیا کو اب تک پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اس کے روپے لے کر فرار ہو گیا ہوں۔ وہ ضرور میری تلاش میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے آدمی مجھے ریلوے اسٹیشن پر تلاش کر رہے ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دل میں فیصلہ کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہو کہ وہ اپنی رقم لاہور کے لیڈر سے میرے پھیرے کی اجرت سے وصول کر لے گا
बहरहाल इतना मुझे इत्मीनान था कि वो कम अज कम बटाला जाने वाली रेलवे लाइन की तरफ नहीं आएगा, मगर बटाला अभी दूर था। जवानी का खून था, मुझे थकावट महसूस नहीं हो रही थी और मेरा पैदल सफ़र जारी था। मैं सोच रहा था कि ये वो रास्ता है जहाँ से क़याम पाकिस्तान यानी अगस्त 1947 में मुसलमानों के लुटे पुटे काफ़िले पाकिस्तान की तरफ रवाना हुए थे। उन पर जगह जगह हमले हुए, औरतें अगवा कर ली गईं और मर्दों को शहीद कर दिया गया था। मुझे वैरान रात के सन्नाटे में मुसलमान औरतों और बच्चों की चीखें सुनाई देने लगीं और मैं सर से पांव तक कांप गया। मैं चलते चलते थक कर एक जगह सस्ताने बैठ गया और जेब से गुड्डी निकालकर नोट गिनने लगा। 4,500 की रकम थी। गोया मेरे फेरे के 10,000 में से 5,500 कम थे, लेकिन मेरे लिए यही रकम काफ़ी थी और मैं उससे अपने एम्बिशन के लिए बहुत से काम ले सकता था। थोड़ी देर सस्ताने के बाद मैं फिर चल पड़ा। 11:15 बज गए थे। 1:30 बजे रात मैं फिर एक जगह सांस लेने के लिए बैठ गया। मेरे पास रिवाल्वर भी नहीं था। मैंने सोचा मुझे रिवाल्वर साथ ले आना चाहिए था। मैं फिर चल पड़ा। रात के 3 बजे दूर से बटाला की ऊंची दीवार अंधेरे में उभरती नजर आने लगी। कस्बे के बाहर एक बत्ती भी रोशन थी। जब मैं बटाला के रंजीत सिंह दरवाजे की तरफ बढ़ा तो 2 कुत्ते भौंकते हुए मेरी तरफ बढ़े। मैंने पत्थर फेंककर उन्हें भगा दिया। बटाला के कस्बे पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाजार सुनसान थे। मैं बटाला की वाहिद मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ कई एक मस्जिदें हुआ करती थीं, मगर क़याम पाकिस्तान के बाद सिर्फ एक मस्जिद श्रीनगर के कश्मीरी मौलवी अहद जू के हिस्से में आई। बाकी मस्जिदों पर हिंदू और सिखों ने कब्जा कर दिया था। एक सिख चौकीदार लट जमीन पर पटका और आवाज लगाता हुआ मेरे करीब से गुजरा तो बोला, कौन हो जवान? मैंने कंबल अपने सर पर इस तरह डाल रखा था कि मेरे माथे का तलक नजर नहीं आता था। फिर भी मेरा लिबास हिंदुआना था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मंतर देवी भद्रकाली की पूजा करने जा रहा हूँ। महाराज जी, लाला इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? महाराज, गीतों का पाठ करना है, ब्राह्मण हूँ, मंत्रों का पाप भी करना है। मैंने फौरन कहा, जाओ जाओ लाला, दिमाग न खाओ। सिख चौकीदार ये कहकर लट जमीन पर मारता आगे बढ़ गया। मैं तेजी से बाजार में घूमकर एक तंग सी गली में दाखिल हो गया। ये गली आगे जाकर उस बाजार में आ जाती थी जिसकी नुक्कड़ पर मस्जिद थी। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरी टांगें थकान से चूर हो रही थी। नींद गायब थी और पाँव दुख रहे थे। एक जूता भी फट गया था। मैंने 2-3 बार दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न मिला। गालबन मौलवी साहब हुजरे में लिहाफ ओढ़े गहरी नींद सो रहे थे। मैं दस्तक भी आहिस्ता आहिस्ता दे रहा था। मैं दीवार से मस्जिद के सहन में उतर गया। सहन का फर्श बर्फ की तरह ठंडा था। सामने मस्जिद के मेहराबी 2 दरवाजे थे जिन पर नुमदे पड़े हुए थे। एक जाने मौलवी साहब का हुजरा था। हुजरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। तीसरी दस्तक पर अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? मैंने कवाड़ की तर्ज के साथ मुंह लगाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम मौलवी साहब, दरवाज़ा खोलिए, मुझे एक ज़रूरी काम है। इसके साथ ही मेरी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।